पूर्व में सूचित किया, झारखंड से विशेष रूप से आज के इस जनजाति गौरव संवाद में हिस्सा लेने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री और मंचासीन सभी विभूतियों से हमारा निवेदन है, मंच के इस देहरी पर रखे मंगल दीप को प्रज्वलित कर और हमारी तमाम जनजाति क्रांतिवीरों के चित्रों पर पुष्पांजलि कर आज के इस जनजाति गौरव संवाद का विधिवत शुभारंभ करें। मंगल दीपदान और इन क्रांतिवीरों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे तमाम अतिथि सामूहिक रूप से इस जनजाति गौरव संवाद का इस गरिमामय समारोह का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिरमोस्तुते। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी सनातन आकांक्षा, हमारी मंगल कामना दीपदान के साथ मूर्त होती है और इसी मंशा और आकांक्षा के साथ, इसी सनातन आकांक्षा के साथ मंगल दीपदान कर आज के जनजाति गौरव संवाद का हम विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, रानी दुर्गावती, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, टंट्या भील और भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि कर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे तमाम अतिथि अपनी आदरांजलि, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। इतिहास पर नजर डालते हैं तो न जाने कितनी सारी संघर्ष की गाथाएं मुखरित होती हैं और इन संघर्षों के साथ, विकास के अविराम चरणों के साथ हमें जब अपनी विरासत याद आती है तो हमें याद आते हैं शिद्दत से हमारे जनजाति नायक, जिन्होंने सामूहिक रूप से वतन परस्ती का पैगाम दिया और आजादी के संघर्ष में अपनी बराबरी की हिस्सेदारी दर्ज की। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर समूचा देश आजादी के 75 बरस पूरे करने के मौके पर इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रम को मूर्त करता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी से अनुप्रेरित होकर मध्य प्रदेश में भी बहुआयामी कार्यक्रमों की रचना की है और आज उसी कड़ी में जनजाति गौरव संवाद संभव हो रहा है। हम इससे पहले कि अपने कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आदरणीय श्री अशोक शरण जी और आदरणीय श्री संदीप कुलस्ते जी माननीय मुख्यमंत्री जी का शॉल, तुलसी का पौधा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सदाशय था, यही स्नेहशील व्यवहार और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति जिस तरह से हर बार वे प्रदेश के जननायक होने के नाते व्यक्त करते हैं, उसी का परिपालन हम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि वे आज, चूंकि इस समारोह के मेजबान हैं, इसलिए वे डॉक्टर रूपनारायण मांडवी जी, आदरणीय श्री कालू सिंह मुजाहिदा जी, डॉक्टर महेंद्र चौहान जी, डॉक्टर दीपमाला रावत, सुश्री रोशनी व्याम और आदरणीय श्री अशोक शरण जी का तुलसी का पौधा और शॉल भेंट कर अभिनंदन कर रहे हैं। अभी उठे हैं तनिक चले हैं, कल दौड़ेंगे जोर से, कदम हमारे दूर नहीं है खुशहाली की भूर से। मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार विकास के रास्ते पर, समृद्धि के रास्ते पर हौसलों और संकल्पों को आत्मसात करते हुए, सबको साथ लेकर, सबके विकास की आकांक्षा के साथ लगातार गतिमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रभावशाली नेतृत्व का परिचय लगातार मुख्यमंत्री होने के नाते, जननायक होने के नाते देते रहे हैं, वही दरअसल हमारी सच्ची धरोहर है, विरासत है और इसी की मंशा के चलते उनका स्वागत, अभिनंदन। यह समारोह हमारी इस सादिम विरासत और परंपरा को याद करने का भी है, उसके प्रति कृतज्ञता और आदर व्यक्त करने का भी है, जिन्होंने मानवीय सभ्यता को गढ़ा और समय के रास्ते पर
निरंतर अपने कदम बढ़ाते हुए विकास की नई मंजिलों को छुआ। जंगलों, घाटियों, पर्वतों के आसपास अपना कठिन जीवन गुजारते हुए जीवन को मुस्कान दी, आनंद की सौगातें दी। हमारे इन्हीं आदिम पुरखों ने हमें प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करना सिखाया। बंजर भूमि पर सुनहरी फसल पैदा करने के मेहनत कश इरादों से हमें जोड़ा। धरती के खुले आंगन में नृत्य संगीत के साथ थिरकने का आनंद दिया। अभाव में भी मुस्कुराने की सीखें दी, सामूहिकता का संदेश दिया। आज भी जनजाति जीवन आधुनिकता के तमाम आग्रहों के बीच अपनी मौलिकता के साथ रचा बसा है। इस महान विरासत को आत्मसात करने वाले हमारे मंचासीन विभूतियां इस बात का परिचय है कि उन्होंने अपने कौशल, अपने सामर्थ्य और अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से चलिए आ रही हमारी विरासत और हमारी परंपराओं में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिवादन के बाद जैसा कि हमने बताया, आदरणीय अशोक शरण जी विशेष रूप से झारखंड से पधारे हैं और जनजाति जीवन और संस्कृति पर केंद्रित उन्होंने कई सारी फिल्म। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिवादन के बाद जैसा कि हमने बताया, आदरणीय अशोक शरण जी विशेष रूप से झारखंड से पधारे हैं और जनजाति जीवन और संस्कृति पर केंद्रित उन्होंने कई सारी फिल्मों का निर्माण किया है। बिरसा मुंडा पर केंद्रित एक फीचर फिल्म जो आप सबसे अछूती नहीं होगी, और लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में भी उनकी सक्रियता बनी हुई है। आज विशेष रूप से हमारे इस जनजाति गौरव संवाद में हिस्सा लेने के लिए हमारे बीच हमारे आग्रह पर पधारे हैं। बहुत बहुत उनका भी स्वागत, अभिनंदन। अब हम आदरणीय संजीव सिंह जी आयुक्त जनजाति कार्य से निवेदन करते हुए आए और अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। जनजातीय विरासत के महान योगदान के प्रति विनम्र आदर व्यक्त करने वाले इस आत्मीय और गरिमामय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा इस आयोजन में विशेष रूप से आमंत्रित मंच पर उपस्थित जनजातीय गौरव डॉक्टर रूपनारायण मांडवी जी, श्री कालू सिंह मुजाल्ला जी, डॉक्टर महेंद्र चौहान जी, श्री अशोक शरण जी, डॉक्टर दीपमाला रावत, सुश्री रोशनी व्याम मैडम का मैं जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रसंग पर हम मध्य प्रदेश की उस जनजातीय शक्ति, सामर्थ्य और पराक्रम का स्मरण कर रहे हैं जिसने न केवल भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अपनी अदम्य वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया, बल्कि प्रदेश और देश के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका यह समर्पण और अपनी सरजमी के प्रति समर्पण हमारी बहुमूल्य धरोहर है। मध्य प्रदेश शासन इस समुदाय की समृद्धि और उसके उत्सर्ग के लिए कृत संकल्पित है। मध्य प्रदेश का यह सौभाग्य है कि यह जनजातीय बहुलता का राज्य है। जनजातीय समाज के सहकार ने मध्य प्रदेश की प्रगति में अपनी अविस्मरणीय रचनात्मक चेतना का जीवंत प्रमाण दिया है। मैं इस अवसर पर इस समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित ही यह समागम विकास की नई दिशाओं का सूचक बनेगा। पुनः स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजीव जी। विरासत भी अपने भविष्य पर कुछ इस तरह मुस्कुराती है कि उसका सौभाग्य जैसे बोलने लगता है। इस विरासत के उत्तराधिकार के रूप में मंचासीन महानुभाव भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं, हम चाहेंगे कि संक्षिप्त में ही से लघुता में प्रभुता का आप परिचय देते हुए अपने संक्षिप्त में उद्गार व्यक्त करें। सबसे पहले इस क्रम में हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रूपनारायण मांडवी जी को। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के आप रहवासी हैं। विद्या भारती प्रतिष्ठान से आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से आपने MBBS किया। बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और हमारे मध्य प्रदेश की जनजातीय सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्य हैं। हम बहुत सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री मांडवी जी को आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, मंचासीन विशिष्ट अतिथि हमारे जनजाति गौरव एवं सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण, हमारे
भाइयों और बहनों, हाड़ मांस के शरीर अकेले से किसी में भी मानवता अपने समाज के प्रति करने की इच्छा के लिए जागृत नहीं हो जाती। उसके लिए अपने आत्मा को मजबूत बनाने की जरूरत होती है। चाहे भारतीय विद्यापीठ हो, सरस्वती शिशु मंदिर हो, इन्होंने मुझे ये धर्म सिखाया है। केंद्रीय विद्यालय ने मुझे अपना आत्मविश्वास दिया है। भिलाई के सेक्टर 4 स्कूल ने मुझे उस ज्ञान को परोस कर दिया है जिसके लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। और सबसे ज़रूरी जो एक दबंगाई होती है वो मुझे ग्वालियर के जीआर मेडिकल कॉलेज से मिली है, जिसको लेकर मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की थी। मेरे कार्यकाल का पहला जो पड़ाव था, पहला पड़ाव ही मेरे घर में हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग जिला चिकित्सालय मंडला में हुई। वहाँ पे जब हम धरातल स्तर में काम करना चालू किए तो हमने देखा कि हर एक दूसरे मरीज की हम लोग को सिकल सेल की जांच करनी पड़ती है, क्योंकि वो जनजाति बहुल क्षेत्र है। सिकल सेल की व्यापकता बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। धरातल स्तर में काम करने के उस दौरान वहाँ पे मैं ब्लड बैंक का इंचार्ज भी था उस समय। और हम सभी जानते हैं कि सिकल सेल के मरीज को कभी ना कभी क्राइसिस में हर 1-2 साल में खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। संसाधन बहुत हमारे पास कम थे, लेकिन हमने अपनी लड़ाई उसी समय से चालू कर दी थी। और मैं आपको बड़े ही गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि उन सीमित संसाधनों की जब हमारे पास दिक्कत आ रही थी तो पहली बार उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के उनके प्रयासों से उस समय रोटरी के सहयोग से 2 करोड़ का ब्लड बैंक नया उन्होंने स्थापित करके हमको दिया। और उसकी बदौलत हमने अपनी सिकल सेल के खिलाफ जो जनजातीय समुदाय में व्याप्त है उसके लिए हमने लड़ाई चालू की है। इसके बाद मैं जबलपुर आ गया। वहां पे भी दिशा फाउंडेशन के साथ हम लोग ने सिकल सेल की डायग्नोसिस के लिए महत्वपूर्ण काम करने जारी रखे। मैं जब मंडला में था तो अपने ननिहाल में था। अब मैं अपने दादाजी के घर में था। मेरे नाना जी और दादाजी दोनों मंडला में थे। जब हम धरातल में काम करते थे, जंगल में काम करते थे, तो हमें असली जो परिचय है जनजाति संस्कृति का वो उन वन में हुआ है। आदिवासियत की परिचय कोई किसी किताब में नहीं हो सकती। उसका परिचय उस वन में निवास करने से, उस वन में काम करने से मिलता है। और वहीं हमने देखी जनजातियों की सामुदायिकता, वन्य प्राणियों और वनों के लिए उनकी लगन को देखी, जिसके सहारे वे इन सभी को बचाना चाहते थे। और वहीं से मेरा प्रयास चालू हुआ पैसा एक्ट और वन अधिकार के लिए। उसके बाद मैं खुद नहीं जानता हूं कैसे कायाकल्प हुआ, मैं टीएससी का मेंबर बना। पैसा एक्ट और वन अधिकार के लिए हमारी लंबी लड़ाई चालू हुई। हमने वन अधिकार के बारे में हमारे बहुत सी विचारधाराएं चल रही थी मध्य प्रदेश में। इस तरह से विचारधारा चल रही थी कि पहले 50 साल में उनके दृष्टिकोण को देखा जाए तो मैं बता देना चाहूंगा आपको कि सरकारों के हाथ पांव फूल गए वन अधिकार को लागू कराने में, उसको धरातल में लाने के लिए। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारे संयुक्त प्रयास हैं कि आज की तिथि में वन अधिकार मध्य प्रदेश के धरातल में उपस्थित हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस में इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है और अब हम धरातल में उसको लागू करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। इसमें बहुत सारी बातें आई। लोग कहने लगे कि वन कम हो जाएंगे। हमने मुख्यमंत्री जी के साथ सीधे बैठक की, बातें की और सिर्फ हमने तर्क नहीं दिए, उन्होंने हमारे तर्कों के साथ दोनों हाथों से हमको समर्थन किया। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम ये आज दावा करके बोल सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में वन अधिकार लागू करने से वन घटेंगे नहीं बल्कि वन बढ़ेंगे। वनों के खिलाफ, वनों के लिए एक और साजिश चलती रही। एक मुहिम चला कि वन्य प्राणियों और वनों को नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगा,
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमने इस बात को अब दृढ़ संकल्पित कर लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट से हमने स्टे ऑर्डर लिया है, जिसके बल पे हम अब एक भी जनजातीय, एक भी वनवासी को किसी भी तरह से विस्थापित नहीं होने देंगे। ये इस परिकल्पना को लेके हमने तैयारी चालू कर दी है और बहुत जल्द इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। वनों के प्रबंधन में भी हम लोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमने तेंदुपत्ता जो संग्रह है उसके संघ को कुछ समय के लिए उससे हमने वो अधिकार जो है सीधे सीधे जनजाति समुदाय के हाथ में दे दिया है। वन अधिकार और पैसा दोनों की समितियां इस पर क्रियान्वयन करने के लिए तैयार खड़ी हो गई हैं। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन सभी दोनों इन पैसा और वन अधिकार की दोनों की ही इकाइयां अपने अपने कार्य करना शुरू कर देंगी। इसके अलावा एक दृष्टिकोण, जब मैं मंडला में काम कर रहा था तो मुझे एक और चीज देखने को मिली, वो ये थी कि आबकारिक तौर पे जब भी शराब का निर्माण जनजाति समुदाय के द्वारा किया जाता था तो कहीं ना कहीं उसे आम जनता की तरह से देखा गया। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में ये सारे जो नियम हैं उनमें जनजातीय संस्कृति के स्वरूप बदलाव किए जा सकते हैं। और हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है, जब हमने ये बातें माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी तो उन्होंने अपना फिर से हमें समर्थन दिया। उन्होंने फिर से हमें बताया कि जनजातीय संस्कृति का पूरा सम्मान रखा जाएगा। जनजाति संस्कृति के बिना जनजाति समाज है उसका वह मृत्यु के समान हो जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आबकारी में हेरिटेज के नाम पे जो हमने नई स्कीम निकाली है उसके तहत किसी भी तरह से आबकारी और उनकी जो शोषणात्मक कार्रवाई हो सकती थी वो संभवतः हमने कहीं ना कहीं खत्म कर दी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करना चाहता हूं। और एक आखिरी 2-3 बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि इस अब तक की जब भी 50-60 साल जब भी हुए, जब इस दौरान टीएसी को एक गुप्त खजाने के तौर पर रखा गया। ये हमारे जनजाति समुदाय का एक बड़ा शस्त्र था, लेकिन उसे छुपा के रखा गया। लेकिन आज उस टीएसी की बॉडी को मजबूत करके जनजातियों का गौरव तभी मजबूत हो सकता है जब टीएसी जैसी उसकी संस्था मजबूत हो। उसमें मजबूत किया गया और न सिर्फ मजबूत किया गया बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लोगों की जगह उठा के समाज सेवकों को जगह दी गई। मैं और स्वयं और मेरे भाई श्री कालू सिंह मुजालदा जी को हम जनजाति सलाहकार समिति में सबके समक्ष रखा गया। इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं और उनके लिए उनको साधुवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय बड़ादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मांडवे जी। और इस क्रम में अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय श्री कालू सिंह मुजाहिदा जी को। आप धार जिले के निवासी हैं और वनवासी कल्याण आश्रमों से जुड़कर आप समाज सेवा में लगातार संलग्न हैं। हमारे मध्य प्रदेश के जनजाति सलाहकार परिषद के आप सम्मानित सदस्य भी हैं। बहुत सम्मान के साथ आदरणीय कालू सिंह जी। सम्मानीय मंच, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे साथी डॉक्टर रूपनारायण जी, डॉक्टर महेंद्र चौहान जी, डॉक्टर दीपमाला रावत जी, सुश्री रोशनी व्याम जी, इस जनजाति गौरव संवाद के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनजाति समाज के लिए इतना चिंतन करते हैं उसका एक उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैं एक साधारण से परिवार से आता हूँ, मजदूर परिवार से हूँ और सामाजिक क्षेत्र में लगभग 20 वर्ष से काम करते हुए आपने हमको देखा और उस लायक समझा और इस महत्वपूर्ण जनजाति समाज की एक कमेटी होती है उसके लिए सदस्य नियुक्त किया। उसके लिए मैं आपका
बहुत बहुत आभार और धन्यवाद महसूस करता हूँ। साथ में कल्याण आश्रम का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, उसको भी हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों के 1 वर्ष पहले कमेटी में आए, नियुक्ति की गई और पहली ही बैठक दिसंबर में हम लोग बैठे, उस समय मेरे द्वारा पैसा एक्ट को लेकर के विषय रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना सरल और सहज और जनजाति के चिंतन के लिए लगे रहते हैं। उन्होंने हमको तुरंत कहा कि कालू सिंह जी हम तुरंत करेंगे इसको। सारी बैठक में उन्होंने उसी वक्त कहा, सभी को दिशा निर्देश दिए और ये एक वर्ष में धरातल पे दिख रहा है। हम लोग चरणबद्ध तरीके से पैसा एक्ट को लागू कर रहे हैं। ये जनजाति समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए सारे समाज की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। आने वाले समय में ग्राम सभाएं का गांव निश्चित हो रहा है, ग्राम सभाएं होगी, उनका आर्थिक, उसके बाद में उनको आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा, उसके बाद सारे अधिकार उनको दे दिए हैं। इस प्रकार का हमारा पैसा एक्ट को काम करेंगे। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि मैं जिस परिवार से आता हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि आपने जो उस समाज को ध्यान में रख करके उसका कष्ट को देखते हुए एक राशन आपके द्वारा ये इस योजना को लेकर के आए हैं। तो जब मैं देखता हूं कि गांव में मेरा परिवार भी अगर राशन की दुकान पे जाता है तो वो दिन भर खड़ा रहता है और कभी कभी तो शाम को वो राशन की दुकान वाले कहते हैं कि आज राशन नहीं मिलेगा, कल आना। तो वही सुबह से तैयार होकर के जाते हैं और दिन भर वो राशन की दुकान में लाइन लगते हैं। तो ऐसा कष्ट, एक तो दिन भर का मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी भी जाती है और सारे उनका ये रहता। तो आपके जनजाति समाज के जो आपने दर्द समझा, उसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूँ। आपका आभार जनजाति समाज की ओर से है। इसमें कई समस्याओं का हल होगा और कई युवाओं को रोजगार मिलेगा और लगभग 23 लाख से ऊपर जनजाति समाज को लाभ मिलने वाला है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और जनजाति समाज की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय कालू सिंह जी। और अब इस क्रम में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं डॉक्टर महेंद्र चौहान जी से। बैतूल जिले के आप रहवासी हैं, महाराष्ट्र से आपने MBBS किया और जबलपुर से आपने स्नातकोत्तर की उपाधि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त की। आपने बैतूल क्षेत्र में 50 अस्पतालों का निर्माण किया और विशेष रूप से कोविड-19 यानी कि इस कोरोना की महामारी में लगातार जो टीकाकरण का अभियान राज्य सरकार की ओर से संचालित रहा, उसमें बहुत ही प्राणपण से आपने अपनी सेवाएं दी हैं। बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर महेंद्र चौहान। मंच पे उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन मेरे सारे मित्र, बड़े भाई डॉक्टर रूपनारायण मांडवी जी, श्री कालू सिंह मुजालदा जी, बहन डॉक्टर दीपमाला रावत जी, श्री रोशनी वयम जी एवं सारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं और जनजातीय गौरव संवाद के लिए आप यहाँ हैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह काले सिंह चौहान है। मैं एक छोटे से गांव कुंड काजन, भैजदे तहसील बैतूल जिला का जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ से हूँ। बचपन से ही मेरे क्षेत्र में स्कूल की कमी थी, तो मेरे बड़े दीदी की शादी महाराष्ट्र में हुई थी, वहीं अमरावती ज़िले में। तो वहाँ पे मेरा शिक्षण हुआ और मैंने पूरी मेहनत और लगन से वहाँ से अपनी प्राथमिक शिक्षा की एवं MBBS किया, जहाँ पर पहली बार PMT का फॉर्म भरते समय एक कॉलम आया, हमको ST SC OBC वहाँ कुछ डालना था, वो मुझे नहीं पता था। तब जिया जी ने पूरा बताया कि अपन आदिवासी है, अपन ये है। तब वो मैं कॉलम भर कर फॉर्म भरा, रिज़ल्ट भी आया
मेरा रैंक भी लगा परंतु मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। मैंने अपना एमपी का लाल कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ लगाया पर मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तब मुझे समझ में आया कि मुझे और स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैंने 1 साल स्ट्रगल करके जनरल से एमबीबीएस एडमिशन ली अमरावती में पंजाब देशु मेडिकल कॉलेज से, और फिर वापस अपने घर लौटकर जबलपुर से एमडी किया। बड़े कष्टों से मेरी माँ ने मुझे डॉक्टर बनाया और उसके बाद मैंने पानीपत हरियाणा में 5-6 साल काम करके जो राशि एकत्रित हुई उससे बैतूल में हमारे कोरको समाज का पहला अस्पताल बनाया। जो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि हमको समाज को स्वास्थ्य में सब कुछ जो दे सकते हैं वो दे, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैंने बैतूल ज़िले में बनाया और 12 न्यूरो सर्जरीज हमारी यहाँ हुई। और तब समझ में आया कि आदिवासी व्यक्ति भी समाज को बहुत कुछ दे सकता है। और मैं बैतूल ज़िले का पहला बेहोशी का डॉक्टर हूँ और मैंने पूरे तन मन धन से बैतूल ज़िले में अपनी सेवाएं दी। जिला अस्पताल में भी कार्य किया, तहसील में भी कार्य किया और अभी 4 मल्टी ओपीडी शुरू की है मैंने भैंसदे तहसील के भीमपुर, दामजीपुरा, बोथी और भैंसदे में, ताकि मैं वहाँ पे सेवाएं दे सकूँ। वहाँ पे डिजिटल एक्सरे मशीन और सारे खून के मशीन्स लगाकर मैं और मेरी धर्मपत्नी, वह गायनेकोलॉजिस्ट है, हम हमारे समाज के लिए काम करना चाहते हैं। बात अगर बताऊँ 3 साल पुरानी, जब ये कोविड नामक कोरोना वायरस हमारे यहाँ पे शरण लिया था, तब बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया था। हमारा जो ज़िला है वो महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर पे पड़ता है और आने और जाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। उस समय सारे हॉस्पिटल्स ने पेशेंट्स लेने बंद कर दिए थे। तब हम सब ने मीटिंग्स ली, अनुरोध किया कि डॉक्टर्स काम बंद नहीं कर सकते। तो हमने हमारी बात रखी कलेक्टर साहब के सामने कि हमको पीपी किट दिलाई जाए। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पीपी किट का वो कपड़ा अवेलेबल कराया और हमारे सारे ऑपरेशंस हमने नियमित रूप से देना शुरू किए। उसके बाद में आया कोविड वैक्सीनेशन का फेज़। उससे पहले जो कोरोना का फर्स्ट फेज़ था, जिसमें हम लोगों ने अपनी जी जान लगाकर हमारे मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की, जिसमें हमारे कई मित्र शहीद हुए। ऐसे वो समय को मैं नहीं फिर से दोहराना चाहता हूँ। मेरे भी हॉस्पिटल में 350-400 पेशेंट एडमिट होकर डिस्चार्ज हुए। ना तो उनके पास पैसा था और ना हमारे पास ऑक्सीजन थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अस्पतालों में सरकार की तरफ से ऑक्सीजन अवेलेबल कराया और मात्र 300 रुपये में सिलेंडर हमें प्रोवाइड कराए। ये एक पुण्य काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। साथ में एक नई एंटीबायोटिक उस समय आई थी रेमडेसिविर, वो भी अवेलेबल कराया। इसके साथ साथ धीरे धीरे हमने पहला फेज़ झेला। दूसरे फेज़ के आते आते वैक्सीनेशन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए, अपने प्रदेश के लिए शुरू की। लेकिन हमारे ट्राइबल एरिया में एक समस्या आ रही थी। नाना तरीके से वहाँ पर कुछ ऐसे व्यंग थे कि भाई वैक्सीनेशन लगाने से नपुंसकता आ जाएंगी, वैक्सीनेशन लगाने से मृत्यु हो जाएगी, वैक्सीनेशन लगाने से ये हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। इसके लिए फिर संघ और संगठन के तरफ से हमारा प्रशिक्षण हुआ। हमने बूथ लेवल तक प्रशिक्षण किया और लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी। इस क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमारा एक सबसे ट्राइबल जो गांव था डुलारिया, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गांव से सीधे बात करते हुए आश्वासन दिया कि मैं हूं साथ में। और ऐसे हमारी मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता से हम आज 100 करोड़ टीकाकरण पूरे भारत में करने में कामयाब हुए। इसके लिए मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं। और हम तीसरे लहर से बच इसलिए गए क्योंकि हम इस वैक्सीनेशन, लगभग सभागृह में बैठे हुए सभी लोग वैक्सीनेटेड होंगे, ये मेरा मानना है। और इसका पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने फ्री में वैक्सीनेशन अवेलेबल करा के हम सबको एक नया जीवन, हमारे परिवार की सुरक्षा दी है। मैं इन सभी चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अपने इसको विराम देता हूँ। धन्यवाद।
जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है, और इसकी तायीद आदरणीय डॉक्टर महेंद्र चौहान जी कर रहे हैं। और इसी तरह की इच्छा शक्ति से जुड़कर अपना काम कर रही हैं डॉक्टर दीपमाला रावत। खंडवा जिले से वाबस्ता हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं, अपने कार्य कर रही हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि जनजातीय जनप्रतिनिधि के समक्ष नेतृत्व की चुनौतियां, इस विषय पर आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। बहुत सम्मान और आदर के साथ हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर दीपमाला रावत को। सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में और हमारे जनजाति महानायकों के चरणों में सादर वंदन करती हूँ। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और सम्मानीय मंचासीन और यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगणों को शब्द रूपी पुष्प से अभिवादन करती हूँ, सम्मानित करती हूँ। जनजाति समाज ये सहस्त्र वर्षों से है, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई, लेकिन किसी का अगर उस पर ध्यान गया है तो वो माननीय हमारे यशस्वी सीएम साहब का है, जिन्होंने 15 नवंबर हमारे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जो गौरव दिवस के रूप में घोषणा की है, वो केवल एक दिवस ही नहीं है। हर जनजाति समाज को इस बात का गौरव और गर्व होगा कि वो एक आदिवासी समाज से बिलोंग करता है। हर समाज के लिए एक गर्व की बात है। उसके लिए मैं संपूर्ण आदिवासी समाज की तरफ से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जनजाति समाज के लोगों की जो बैकलॉग भर्ती की जो विचारधारा है और जिसकी घोषणा आपने की है, वो एक अतुलनीय नेतृत्व का परिचायक है। निसंदेह अंधकार में घिरे युवा शिक्षित बेरोजगारों के लिए ये एक प्रकाश की दीप का प्रज्वलन किया है, जिसमें वे एक अपने नए भविष्य को देखेंगे। उसके लिए भी मैं समस्त बेरोजगार युवा, शिक्षित युवा, योग्य युवाओं की तरफ से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ। कर्ज ये एक ऐसा विषय है जिससे निरंतर जनजाति समाज, एक व्यक्ति ही नहीं, सदियों से उसकी पीढ़ियां इसको तकलीफ में, इसकी जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, जो कर्ज का जो दर्द है, उसको पीढ़ियों तक सहती है। एक व्यक्ति के लिए कर्ज को पीढ़ियां चुकाती है। उस विषय पर कार्य करना, उस विषय पर अपनी घोषणा करना और साहूकारों के कर्ज से मुक्त करने जैसे इस कार्य की घोषणा करने के लिए समस्त जनजाति समाज की तरफ से मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ये मध्य प्रदेश सरकार का जो कार्य है, निसंदेह भारत देश की हर राज्य की जहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वो सीखेंगे इस समाज से, इस मुख्यमंत्री जी के इनके इस कार्य और इस घोषणाओं से निसंदेह उन तक भी ये मैसेज जाएगा कि इस तरह के कर्ज से मुक्ति और योजनाओं की जनजाति समाज को आज अत्यंत आवश्यकता है। ये एक जो मध्य प्रदेश शासन के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो आज जो जनजाति समाज इस मंच से बात कर रहा है, मैं एक जनजाति समाज की महिला अगर इस मंच से अपनी बात रख रही हूँ तो उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद यहाँ की सरकार को, जिन्होंने हम जैसे जनजाति समाज के लोगों को एक मंच दिया और आगे लेकर आए। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और लक्ष्मण सिंह मरकाम जी को साधुवाद देती हूँ। जनजाति समाज एक ऐसा समाज है जो सदियों से अपनी संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां अलग अलग विचारधाराओं से उत्पन्न हुई है और जनजाति समाज और गैर जनजाति समाज के बीच में जो एक खाई बनाने का कार्य कर रही है, अगर उसको कोई दूर करने का और एक समन्वय और एक सेतु के रूप में कार्य कर रही है तो वो वर्तमान की मध्य प्रदेश सरकार है। उसके लिए संपूर्ण समाज की अखंडता के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं अपने विषय में कुछ यही कहना चाहूँगी कि मैं एक छोटे से गांव खंडवा जिले के 2 नदियों से घिरे हुए टापू नुमा गांव भामगढ़ की रहने वाली हूँ। और मेरा 12वीं के बाद एजुकेशन हुआ, गांव के ही स्कूल से एजुकेशन लिया। उसके बाद शादी के 13 वर्षों के बाद मैंने पुनः शिक्षा का कार्य शुरू किया। मैंने पढ़ाई प्रारंभ की। जो मामा भांजे का रिश्ता है
वो बहुत ही मजबूत है और जिससे पूरे मध्य प्रदेश में जो महिलाओं को जो शक्ति प्रदान होती है, उसके लिए मैं इस सरकार को साधुवाद देती हूँ। क्योंकि अगर विवाह के 13 वर्षों के बाद कोई महिला, जनजाति महिला अगर शिक्षा अध्ययन करती है और आगे बढ़ती है, तो उसके पीछे वहाँ की सरकार, जनप्रतिनिधियों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके लिए मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश शासन को धन्यवाद देती हूँ। आपने 2014 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मस्थली महू में जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय बनाया है, मैंने उसी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। इसलिए जो आज मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है, वो डॉक्टर की पदवी भी मैं माननीय सीएम साहब को समर्पित करती हूँ। शब्दों की मर्यादा है, समय सीमा है। मैं अपने सीमित शब्दों में यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद, आभार, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, खंडवा से वाबस्ता हैं और खंडवा जनजाति बहुल शहर है, क्षेत्र है, अंचल है। हमारे बीच सबसे छोटी उम्र की सुश्री रोशनी बैठी हैं। रोशनी को बुलाने से पहले मैं कहूँगा कि ज़मी हमारी, हम धरती के, यह वरदान लगा गूंजने कानों में। हम थे, हम हैं, रहेंगे शाश्वत नभ के गानों में। अपनी परंपरा के रंगों को लेकर विश्व के आसमान पर बिखरने वाली ऐसी रोशनी व्याम एक चित्रकार के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। हम बहुत ही शुभकामना के साथ, आशीर्वाद के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं, वे आएं और अपनी बात हम सबसे साझा करें। नमस्ते, मेरा नाम रोशनी व्याम है और मैं गौण प्रधान चित्रकारी से ताल्लुक़ रखती हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर अपने साथ मंच पे जगह दी और बोलने का अवसर प्राप्त करवाया। और सारे अतिथिगण को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। आज मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं बचपन से जिनसे मैं सीख रही थी अपना कला के बारे में, वो मेरे माता पिता मेरी प्रेरणा हमेशा ही रहेंगे। लेकिन जिन्होंने मुझे बढ़ावा दिया वो है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं अपने शौक़ से ये कला करती थी। और जब मैं 2008 में मैंने एक बहुत बड़ी कैनवास में पेंटिंग बनाई थी, तो एक बड़ी प्रदर्शनी हुई दिल्ली में धूममिल आर्ट गैलरी में स्वर्गीय जनगण सिंह श्याम जी के ऊपर, जनगण कलम के ऊपर। तब वहाँ पर ग्रुप एग्जीबिशन में मेरी भी कला को लगवाया गया। तब मैं 2008 में करीब 11-12 साल की थी और तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ का चित्र प्रदर्शनी का आरंभ किया था और वहाँ मुझे इस तरीके से आशीर्वाद दिया था कि आप खूब पढ़ो और खूब इसी तरीके से चित्रकारी करो। तब से वो मुझे जो मनोबल मिला है, तब से मैंने आज तक उसको कंटिन्यू करा है। मुझे ये भी पता है कि मेरे कम्युनिटी में इतने सारे यंग लोग हैं जिनको चित्रकारी में ज़्यादा रुचि इसलिए नहीं आती है क्योंकि उनको इसमें स्कोप नहीं दिखता है। उनको लगता है कि मेरे माता पिता ने इतना स्ट्रगल किया है तो हम इसको छोड़ के कुछ नया कुछ अपनाएं। लेकिन मैं उन सारे लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जब हमें सरकार का इतना सपोर्ट है, क्योंकि मैंने इस चित्रकारी को करते हुए मेरे सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैंने अपने चित्रकारी का प्रदर्शन भारत में ही नहीं बल्कि फ्रांस, अमेरिका, इन सारे जगहों में किया है। तो उन्होंने मुझे आर्टिस्ट रेसिडेंसी के लिए पिछले साल ही मुझे एयर टिकट की सुविधा दी थी, वहाँ रहने की सुविधा दी, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी। जैसा नाम है वैसे ही रोशनी उनकी इस ज़मीं से आसमान तक बिखरे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कहते हैं कि यादों को दस्तक देने की आदत तो होती नहीं है, वे आती हैं और अचानक अपना एल्बम खोलकर बैठ जाती हैं। इस वक्त जब मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, रोशनी गुज़िश्ता लम्हों को याद कर रही थी। उसे याद आया कि एक मुख्यमंत्री किस तरह से आशीर्वाद का हाथ पीठ पर रखकर नई नस्लों को आगे बढ़ने की रोशनी भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी जी।
माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए हम बुलाएं। बार बार हमें लगता है कि एक ऐसा गतिशील नेतृत्व, ऐसा विश्वासजीवी नेतृत्व इस मध्य प्रदेश को मिला है जो कि सबको साथ लेकर सबके विकास की बात करता है, अकेले नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि आओ चल के सूरज ढूंढें और न मिले तो फिर किरण किरण जमा करें। आओ हम सब मिलकर एक नया सूरज बनाएं। बहुत सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। भारत माता की। आज इस मंच पर विराजमान हमारे जनजातीय समाज की विभूतियां आदरणीय श्रीमान डॉक्टर रूपनारायण मांडवी जी, जो आदिवासी मंत्रणा परिषद के सदस्य भी हैं, आदरणीय श्रीमान कालू सिंह मुजालदा जी, ये भी टीएससी के मेंबर हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान जी, जिन्होंने समाज सेवा का भी उत्तम और अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है, हमारी बहन डॉक्टर दीपमाला रावत जी अपनी प्रतिभा की किरणों से आलोकित कर रही हैं खंडवा जिले को और पूरे प्रदेश को, हमारी बेटी रोशनी ब्याम जी, कला की रोशनी सारे संसार में बिखेरती रहो बेटी, श्री अशोक शरण जी, वो भी हमारे बीच में आज मौजूद हैं, फिल्मकार हैं, और इस अवसर पर उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, क्योंकि मामा का रिश्ता बड़ा मजबूत और बड़ा अद्भुत होता है, और वो अनौपचारिक रिश्ता पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों से मेरा है। देखिए, भगवान ने अगर ये धरती बनाई, आज हमने सबसे पहले उन चित्रों पर माल्यार्पण किया जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, भारत माता की पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। रानी दुर्गावती हमारी प्रेरणा है, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया। राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिए गए। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बिरसा भगवान, जिनके नाम से ब्रिटेन तक कांप जाता था, समाज को शोषण से मुक्त करने के लिए और देश को परतंत्रता से मुक्ति दिलाने के लिए उनने सब कुछ समर्पित कर दिया। हमारे टंट्या मामा, मध्य प्रदेश वाले जानते हैं कि अंग्रेज कैसे उनके नाम से कांपते थे। भीमा नायक बड़वानी में जन्मे, लेकिन अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए उन्हें सब कुछ समर्पित कर दिया। इनके चरणों पर मैं प्रणाम करता हूं और मुझे ये कहते हुए संतोष है, आजादी 75 के इस अवसर पर माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी 75 के उत्सव को एक अद्भुत तरीके से मनाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में भी साल भर कार्यक्रम होंगे, लेकिन इसी प्रेरणा के साथ कि हम शहीदों की स्मृति से प्रेरणा लेकर अपने देश और समाज के लिए काम करते रहेंगे। मैं अपने जनजातीय अमर शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे कहते हुए संतोष है कि हर एक के जन्मस्थल या बलिदान स्थल पर हमने स्मारक बनाए हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का
यही बाकी निशान होगा। हम उनकी पूजा भी करेंगे और उनसे प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। हमारा जनजातीय समाज, उनकी परंपराएं, उनके जीवन मूल्य सचमुच में अद्भुत है। लेकिन आज जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में सोचता हूं तो कई चीजें मेरे दिमाग में आती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे प्रेरणा हैं, उनने भी यही कहा था कि दरिद्री हमारा नारायण है और जनता ही हमारी जनार्दन है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, उसका हम विकास कैसे सर्वांगीण विकास कर सके इसके लिए प्रयत्नरत रहते हैं। मुख्यमंत्री के नाते जब मैं देखता हूं तो एक बात, एक आवाज दिल के हर एक कोने से उठती है कि भगवान ने ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई, पानी बनाया तो सबके लिए बनाया, हवा है तो सबकी है, खनिज है तो सबके हैं, जंगल है तो सबके हैं। उसने ये सोच के नहीं बनाया कि ये इनका है और इनका नहीं है। सब चीजें सबके लिए है। लेकिन मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ, हमने देखा कुछ लोग संसाधनों में ज्यादा अधिकार पा गए और न अपना अधिकार ले लिया, और कुछ लोग विकास की दौड़ में पीछे रह गए। भारतीय जनता पार्टी का मूल सोच है, जिसको प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं भी एक बात कहता हूं कि सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। हमारा देश अलग अलग रंग के फूलों का गुलदस्ता है। हर एक फूल अपने रंग की छटा भी बिखेरे और अपनी खुशबू से भी पूरे देश को आलोकित करे। लेकिन अवसरों की समानता ये सबके लिए होनी चाहिए। और इसलिए जब हम पाते हैं कि हमारा जनजातीय समाज अगर विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, तो हमको बराबर लाने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। हम समाज के हर एक वर्ग के लिए चिंतित है और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सामान्य वर्ग कल्याण आयोग हो, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग हो, अनुसूचित जनजाति आयोग, तक तेजी से और बहुत गहराई से काम करने की आवश्यकता है। जब मैं जनजाति आदिवासी भाई और बहनों के बारे में सोचता हूं तो एक हमने रोड मैप बनाया है परिस्थितियां देख के। जब मैं पहले पहले मुख्यमंत्री बना 2005 में, मुझे लगा कि सड़क, बिजली, पानी इससे वंचित है वो क्षेत्र। तो सड़कों के जाल से लेके बिजली की व्यवस्था तक, पानी के इंतजाम तक। अब मैं जब अलीराजपुर जिले में गया तो मुझे वहां के जनप्रतिनिधि मित्रों ने कहा, समाज सेवियों ने कहा, नागर सिंह, माधो सिंह, कि साहब नर्मदा का पानी यहां लेके आओ। काम कठिन था, लेकिन हमने तय किया कि हमारे आदिवासी भाई और बहनों के खेतों में भी नर्मदा जी का पानी आएगा। और हमने लिफ्ट इरिगेशन की योजना बनाई, क्योंकि पानी वहां नहर से नहीं जा सकता। ऊंचे नीचे खेत आपने देखे होंगे, झाबुआ के, अलीराजपुर के, बड़वानी के। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उस पर तेजी से काम चल रहा है। हमने व्यापक पैमाने पर कपिल धारा के कुएं बनाए। 3 लाख से ज्यादा कपिल धारा के कुएं बने, जिससे खेतों में सिंचाई शुरू हुई और सब्जी, भाजी और दूसरी चीजें पैदा करना प्रारंभ हुआ। मैंने देखा मेरी बेटियां, विशेषकर आदिवासी बेटियां, जनजाति बेटियां,
बेटे भी बहुत कम स्कूल जाते थे। तो मुझे लगा जाएंगे कैसे, उसी में से कल्पना निकली कि कम से कम, क्योंकि गांव तक तो पढ़ा दे लेकिन गांव के बाहर अगर जाना हो तो माता पिता भेजते नहीं थे। तो हमने की साइकिलों की व्यवस्था कि बेटी रानी पैदल नहीं जा, साइकिल पे बैठ के जाए। बाद में भांजे बिगड़ गए, कहने लगे मामा बेईमानी कर रहे हो, भांजियां साइकिल पे जा रही, हम पैदल ही घिसट रहे हैं, हमें भी दे दे मामा। तो हमने उनको भी शुरू कर दी। आश्रमशालाएं, छात्रावास, स्कूलों की हाई, क्योंकि 8वीं तक 5वीं तक स्कूल थे, ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं थे। हमने हाई स्कूल खोले, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, छात्रावास, आश्रमशालाएं जगह जगह। लोग मुझे कहते थे, अफसर भी कहते थे गांव गांव में छात्रावास, ये कैसे चलेंगे? लेकिन एक जिद थी कि हमारे ये बच्चे, इनमें बुद्धि, क्षमता, प्रतिभा सब है, थोड़ा सा पढ़ने का अवसर मिल जाए तो ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और सचमुच में वो पल मेरे लिए बहुत आनंद के थे जब मैं उन क्षेत्रों में जाता और सुबह या शाम को स्कूल के छूटने का या लगने का समय होता और मेरी बेटियां साइकिल पर बैठ बैठ के झुंड में स्कूल जाती। शिक्षा का महाअभियान प्रारंभ हुआ और आज मुझे कहते हुए संतोष है कि अब मेरे जनजाति बेटे बेटियां भी अपवाद स्वरूप कोई स्कूल में एडमिशन नहीं लेता होगा, उसके लिए भी हम प्रयत्नशील है, लेकिन पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा पहली सीढ़ी है समर्थ बनने की। हमने कई तरह की कोशिशें की। जैसे मुझे बच्चों ने कहा कॉलेज में चले गए, तो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए तो छात्रावास थे नहीं। तो उन्होंने कहा मामा अपने पास तो इतने पैसा नहीं है कि किराए का कमरा लेके रह सके। तो उसी में से मैंने बनाई थी मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना, जिसमें तय किया कि अगर हमारे ये बेटे बेटियां इंदौर, भोपाल, खंडवा, शाजापुर, बड़वानी, अलीराजपुर, कहीं भी जिला स्थान पे, ब्लॉक स्थान पे या संभागीय मुख्यालय पे किराए का कमरा लेके पढ़ने के लिए जाते और रहेंगे, तो कमरे का किराया उनके मम्मी पापा नहीं, उनका मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कई बच्चे बहुत प्रतिभाशाली थे। हम लोगों ने अभियान प्रारंभ किया, जेई नीट वगैरह की परीक्षा के लिए बच्चों को प्रशिक्षण दें। अब ये सपना हुआ करता था किसी समय में। अब डॉक्टर साहब अभी महेंद्र सिंह जी अपनी बात बता रहे थे, कई डॉक्टर निकल सकते हैं, कई इंजीनियर निकल सकते हैं, कई प्रोफेसर, कई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, वकील, साहित्यकार, कलेक्टर, कमिश्नर यूपीएससी में पास हो सकते हैं, पीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो हमको लगा कि ढंग से अगर कोचिंग हो जाए तो इनमें से अनेकों बच्चे बड़े पदों पर सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए हमने सुविधाएं विकसित की। दिल्ली में भी रह के अगर कोचिंग करना चाहे तो उसका खर्चा उठाने का हमने संकल्प लिया। फिर ये भी मन में आया कि अगर विदेश की यूनिवर्सिटी में अच्छा एडमिशन हो जाता है किसी बच्चे का, हमारे एसटी बेटा बेटी का, तो 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया साल फीस लगती है। हमने फैसला किया कि वो फीस भी हम प्रदेश की सरकार से भरवाएंगे ताकि बच्चे जा सके और विदेशों में पढ़ सके। मुझे सचमुच में संतोष है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। शहडोल में हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, झाबुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। हमारी कोशिश की थी कि हमारे बच्चे ज्यादातर डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, और ये प्रयास आगे जारी रहेंगे। और एक बात का और मुझे आनंद है कि शिक्षा से चेतना जगी, चेतना से आंदोलन प्रारंभ हुए, अधिकारों की भूख जगी, और जगह जगह हमने देखा कि अपने अधिकारों के लिए विशेषकर नौजवान संगठित हुए और आवाज उठानी शुरू की। मैं इसको अच्छा लक्षण मानता हूं। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैंने कभी इसका बुरा नहीं माना। कई आंदोलन हमारे खिलाफ ही हो गए, लेकिन ये जागरूकता का भी प्रतीक है।
एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें हुई। सास की सेवा में बड़े, अब जब मैं पहले मुख्यमंत्री था, बीच में 15 महीने में नहीं था, तो पिछले कार्यकाल में लगभग 4.5 लाख भर्तियां हुई, जिसमें शिक्षकों की भी हुई, पुलिस में भी हुई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हुई। तो बड़ी संख्या में हमारे बच्चे सास की सेवा में आए। ये शुभ लक्षण आना चाहिए। और सास की कर्मचारियों ने भी समाज को जगाने में एक अपना अलग रोल प्ले किया। हम जग रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। बस उसमें मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज रहती है कि समाज के एकता के सूत्र टूट ना पाए। कई लोग हमारे समाज को, संपूर्ण समाज की मैं बात कर रहा हूं, कमजोर करना चाहते हैं। वो विभाजित करके, बांट के, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित करना चाहते हैं। देखो, अपना देश तो ऐसा है कि हम लोग कहते रहे अलग भाषा अलग देश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता, ये हमारी विशेषता है। तो जो मैंने सामाजिक समरसता की बात की इस संदर्भ में कही, लेकिन जहां तक अधिकारों की बात है, मैं प्रतिबद्ध हूं कि जो विकास की दौड़ में पीछे और नीचे रह गए, उनको आगे लाने के लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा। और इसलिए पिछले दिनों हमने व्यापक विचार विमर्श किया। डॉक्टर रूपनारायण जी, डॉक्टर कालू सिंह जी, बाकी सब मित्रों से भी चर्चा हुई, और हमको लगा कि कुछ चीजें और आगे करने की आवश्यकता है, और इसलिए हमने कुछ नई चीजें तय की। मैं अपने जनजातीय समाज को, आदिवासी भाई और बहनों को, अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो 7 गारंटियां देता हूं। नंबर 1, विकास की गारंटी। देखिए, जब तक सड़कें नहीं पहुंचेगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, बुनियादी सुविधाओं का अभाव होगा, तब तक सही अर्थों में हम आगे नहीं बढ़ सकते। मित्रों, आप भी अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों से आते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, और विकास कभी थमने वाली प्रक्रिया नहीं है। एक चीज पूरी होती है तो दूसरे की ललक पैदा हो जाती है। जैसे पहले डिमांड आती थी हैंडपंप लगवाओ, तो हैंडपंप जरूरत थी क्योंकि पानी उसी से पीते थे। लेकिन अब हमने तय किया कि हैंडपंप का पानी नहीं, जनजातीय क्षेत्रों में भी पाइपलाइन बिछा के, फिल्टर प्लांट लगा के, चाहे बांधों से खींचना पड़े, चाहे अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग करना पड़े, हम शुद्ध पेयजल पाइपलाइन बिछा के और घरों में टोटी वाला नल लगा के देंगे, ताकि पानी के लिए घंटों मशक्कत ना करना पड़े। तो एक चीज पूरी होती तो विकास और आगे बढ़ जाता है। तो एक, विकास की गारंटी जनजातीय क्षेत्रों में। दूसरे, जन कल्याण की योजनाओं को ठीक ढंग से पहुंचाने की गारंटी। योजना बन जाती है, यहां बैठ के जब हम देखते हैं तो संतुष्ट रहते हैं, बल्लभ भवन के बन गई, और अफसरों से पूछते क्या हाल है, तो कहते हैं आनंद की वर्षा हो रही है, सब ठीक ठाक है सर। लेकिन जमीन पे अगर जाते हैं तो कई बार अलग स्थितियां देखने को मिलती है। उसी में से यह भाव पैदा होता है कि सुविधाओं का, योजनाओं का बेहतर लाभ। इसलिए मेरा जन दर्शन होता है, बीच बीच में जनता से जाके पूछता हूं। इसी के लिए जन सुनवाई की व्यवस्था, इसी के लिए सीएम हेल्पलाइन, इसी के लिए औचक निरीक्षण, इसी के लिए समाधान ऑनलाइन, जैसे अनेकों प्रयोग किए। लेकिन कुछ चीजें जैसे राशन, अब आदिवासी जनजाति भाई बहनों के लिए तो सबको राशन, कोई ना छूटे हमने कहा। लेकिन राशन की दुकान दूर दूर होती है, टोला मजरा अलग अलग दूर दूर हम रहते हैं। तो दुकान पर लेने राशन गए तो जैसा भी आपको बताया गया, तो पता चला राशन की दुकान ही बंद है, आज नहीं। तो एक दिन की तो मजदूरी मारी चली गई, आने जाने में टाइम लग गया। या गए और राशन की दुकान वाले ने कहते जाओ जाओ खत्म हो गया, अब आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। और इसी में से
एक नई योजना ने जन्म लिया, राशन आपके द्वार। हमने तय किया 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में से शुरू करेंगे हम। एक साथ सब में शुरू नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से हम इस योजना को लागू करना प्रारंभ कर देंगे 15 नवंबर। और ये राशन कैसे पहुंचेगा, इसके लिए हम बैठे, तो हमने कहा इसको बहुउद्देशीय बनाओ, राशन भी पहुंचे और रोजगार भी मिले। तो तय किया कि गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन सरकारी गाड़ी नहीं होगी। कोई ट्राइबल नौजवान बेटा या बेटी वही गाड़ी फाइनेंस करवाएगा। अब गाड़ी वो फाइनेंस करवाएगा तो बैंक वाले आसानी से तो करते नहीं है। बैंक वाले पहले गारंटी मांगते हैं कि ये किस्त भरोगे, इसकी गारंटी दो। तो अपने बेटा बेटियों के पास तो इतनी गारंटी है नहीं। तो हमने तय किया कि गारंटी वो नहीं देंगे, गारंटी मामा सरकार से दिलवाएगा। फिर एक और समस्या है कि मार्जिन मनी लगती है। बैंक बिना मार्जिन मनी के देता नहीं है। अगर 12-15 लाख की गाड़ी आनी तो 3-4 लाख रुपया पहले जमा करो। अब इतने पैसा होते तो और कोई काम नहीं कर लेते। और इसलिए तय किया कि मार्जिन मनी भी मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा सरकार से। तो गाड़ी फाइनेंस होगी, गारंटी मार्जिन मनी, और तय कर दिया 26,000 रुपया महीना हम देंगे। 10,000 की किस्त जाएगी, 16,000 बच्चे को बचेंगे। और वही राशन भर के दुकान से ले जाएगा, गांव में बंटवाएगा। गांव के दिन तय रहेंगे, यहाँ सोमवार को, यहाँ मंगलवार को, यहाँ बुधवार को, और एक नहीं बहुत सी गाड़ियां लगेंगी। तो राशन भी घर पहुंचेगा। गांव में तो कोई चोरी कर नहीं सकता, धन्नू पन्ना कल्लू बन्ना, कौन ने लिया कौन ने नहीं लिया। जो नहीं लेगा वो तुरंत खड़ा हो जाएगा। दूसरी जगह गए तो रिकॉर्ड ही रखना मुश्किल होता है कई बार, और उसी में से मारना हो तो 100 में से पता चला 80 के बांटे, 20 का इधर उधर बेच दिया। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह ऐसी विसंगतियां मिलती है। और इसलिए राशन आपके द्वार योजना बन गई। अब ये जो सुविधाओं की बात कर रहा हूं मैं, केवल राशन, ये सब चीजें दिमाग में है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके स्ट्रीट वेंडर, कई योजना, मैं उसमें समय आज नहीं लगाना चाहता क्योंकि वैक्सीनेशन से संबंधित एक कार्यक्रम मेरा और है। तो हम इन योजनाओं को पारदर्शी बना के कैसे लाभ देते हैं। अब एक चीज और मेरे दिमाग में आई, मैं गया कुछ जगह, सब जगह नहीं। मुझे लोगों ने कहा कि भैया हमारे पास अपना प्लाट ही नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बोले जहां रहते हैं वो पिताजी का घर है, और पिताजी माताजी, उनके 4 बेटे, उनकी 4 बहुएं, उनके बेटे, उनकी बहुएं आ गई, तो एक ही घर में रह रहे हैं हम। तो हमारे रहने के लिए तो अलग व्यवस्था करो। तो अभी आपने कल अखबारों में पढ़ा होगा, हमने तय किया कि एक परिवार, पति पत्नी और बच्चे, उसका परिवार है। अगर ऐसे 4 परिवार एक घर में रह रहे हैं तो 3 परिवारों को वहां से निकाल के अलग निःशुल्क प्लाट देके जमीन के टुकड़े का मालिक बनाया जाएगा। अब इतना हक तो भगवान ने दिया है जब इस धरती पे पैदा हुए कि एक रहने की जमीन का टुकड़ा तो मेरा हो। और उसके बाद फिर आवास प्लस का सर्वे, 2011 की सर्वे सूची में कई के नाम ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, तो नाम नहीं तो मिलेगा ही नहीं, कई वंचित है। और हमने तय किया कि फिर से नया सर्वे होगा। कोई ब्रह्मा जी ने सूची बना के थोड़ी भेज दी कि अब परिवर्तन ही नहीं हो सकता। हम नई सूची बनाएंगे, आवास प्लस का सर्वे हो रहा है, सूची बनाएंगे, और जो गरीब है उनका नाम जोड़ के उनको भी मकान के लिए पैसे दिलवाए जाएंगे। तो मैं दूसरी गारंटी की बात कर रहा था, सुविधाओं को ठीक ढंग से पहुंचाने की गारंटी और सुविधाओं को पैदा करना आवश्यकता के हिसाब से। ये खत्म नहीं होगा, ये योजना का लाभ मिलेगा तो दूसरी ललक पैदा होगी। तीसरी चीज, शिक्षा की गारंटी। शिक्षा जरूरी है। एकलव्य विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उससे भी आगे एक कदम और बढ़ के सीएम राइज स्कूल भी जनजाति क्षेत्रों में, जिसमें लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा,
और एक जगह 5-5 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार बच्चे पढ़ेंगे। एक भवन 18 करोड़ से लेकर 24 करोड़ रुपए तक की लागत से बनेगा और उस गांव में उसी गांव के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बस से बैठ के आएंगे और बस से बैठ के आने के बाद स्कूल में पढ़ेंगे, शाम को फिर बस घर छोड़ के आएगी। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान सहित सभी विषयों के योग्यतम शिक्षक उन विद्यालयों में होंगे। तो ये शिक्षा की गारंटी, पढ़ाई जरूरी है। शिक्षा की गारंटी के बाद चौथी चीज मैं कहता हूं स्वास्थ्य की गारंटी। सिकल सेल एनीमिया की आपने बात कही, हमने तय किया है सिकल सेल एनीमिया का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। जिंदगी कितनी कठिन होती है वो परिवार जानते हैं, जहां सिकल सेल एनीमिया के और विशेषकर ट्राइबल इलाके में होते हैं। उसने हर संभव प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना बनाई उसके कार्ड बड़ी संख्या में बनवा रहे हैं, कोई भाई बहन ना रह जाए इसकी चिंता कर रहे हैं। उसमें सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क इलाज 5 लाख रुपए तक का एक साल में एक परिवार का किया जाएगा। इसके साथ सुरक्षा की गारंटी। हमें जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है और इसलिए मेरे एजेंडे में सबसे ऊपर है सुरक्षा। उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे, जो गड़बड़ करेंगे कार्रवाई होगी। और अगली गारंटी सम्मान की गारंटी। हर एक चाहता है मैं इज्जत से जीऊं, एक बार बाकी कष्ट सहन कर लेगा लेकिन सम्मान पे चोट बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए मेरे दिल की यह भावना है जिसको मैं क्रियान्वित करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों और बेटे बेटियों, सम्मान की गारंटी, इज्जत के साथ जिएंगे। भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हम, अद्भुत जीवन जीने वाले लोग। हमारी कला, हमारे नृत्य, हमारी परंपराएं, हमारे वाद्य यंत्र। और रोशनी कैसी चित्रकार है, देखो दुनिया भर में पेंटिंग्स जा रही है। भूरी बाई, आजकल भूरी बाई अपनी कला की सुगंध यहीं बैठ के बिखेर रही है। जनगढ़ श्याम, एक ही नहीं कितने कलाकार इनकी कला को और खिलने का मौका मिले। समाज में सम्मान का स्थान बनाते हुए ये समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दें। थोड़ा सा अगर सहयोग मिल जाए तो ये चमत्कार कर सकते हैं। कई उदाहरण आपके सामने है। हमारी कला, हमारी उसका भी रोड मैप तैयार है। कई तरह की चीजें हैं। बैकलॉग के पद की बात आई, बीच में अलग अलग कारणों से भर्तियां उतनी नहीं हो पाई, लेकिन हमने तय किया है कि एक साल में कम से कम 1 लाख भर्तियां सरकारी की जाएंगी। बैकलॉग के पद भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रोजगार की गारंटी जो मैंने कही, रोजगार चाहिए। एक, शासकीय सेवाओं में रोजगार, लेकिन इतना मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि सबको नहीं मिल सकता शासकीय सेवा में रोजगार। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। जो फैक्ट बता रहा हूं उतनी नहीं दी जा सकती कि जिनने पढ़ा उनको सबको नौकरी मिल जाए। तो हमको रोजगार के वैकल्पिक साधन भी ढूंढने पड़ेंगे। और इसलिए मेरे दिमाग में जो योजना है, जो मैं कल जिसकी समीक्षा करके फाइनल करने वाला हूं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। उसमें
काम धंधे, बिजनेस, व्यवसाय या इंडस्ट्री के लिए भी 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 2 करोड़ तक उसका भी फाइनल होना है जो स्वरूप है, उसके लिए बैंक लोन देगा, गारंटी सरकार लेगी और ब्याज की सब्सिडी भी सरकार देके ऐसे बच्चों से उद्योग, बिजनेस, व्यापार के काम शुरू करवाएगी। दूसरा, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना जिसमें बड़ा रोजगार नहीं, बड़ी चीज नहीं करना है, छोटा मोटा काम धंधा शुरू करना अपने गांव में, तो सरकार की गारंटी पे और बिना ब्याज के 10,000 रुपए तक का लोन, जिसको बिना ब्याज का चुका के वो 20,000 ले सकता है, 20,000 चुका के 50,000 ले सकता है, वो बढ़ता जाएगा, काम धंधा बढ़ता जाएगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण, कपड़े, स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म के सिलने से लेके पोषण आहार बनाने से लेके अनेकों तरह के उत्पाद तैयार करना, जिसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग भी सरकार करे, उसका इंतजाम। एक विषय मेरे पास आया, मैं नशा मुक्ति का पक्षधर हूं, लेकिन परंपराएं और बाकी चीजें कोई आदर्श के लिए कह सकता है। मैं खुल के बात करता हूं कि जनजातीय क्षेत्रों में हम जाएं, इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में भी पीने की परंपरा है। नशा बुरा है, ये मैं मानता हूं, नहीं होना चाहिए, उसके लिए नशा मुक्ति अभियान भी हम चलाएंगे, लेकिन कोई वास्तविकताएं भी स्वीकार करनी पड़ेगी। अब बच्चे का जन्म होता है तो धार लगती है, ये परंपरा है। शादी विवाह में परंपरा है, यहां तक कि मृत्यु के अवसर पर भी कई वर्गों में ये परंपरा है। अब अभी जब इसकी व्यवस्था करनी होती है तो बड़े बड़े डिस्टिलर बना रहे हैं शराब, उनकी शराब बिकती है, वो मुनाफा कमाते हैं। वर्षों से जनजातीय समुदाय परंपरागत रूप से बनाता रहा है शराब, तो उसको बनाने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो अगर बनाए तो मटकी फोड़ दो, पकड़ ले जाओ, केस लगा दो, पता नहीं किस किस तरह की चीजें होती। या तो बंद हो, सब तय कर लें, नहीं तो बड़े आदमी की डिस्टलरी का है कुछ चले। तो अपने उपयोग के लिए, परंपराओं के लिए, यहां तक हमने ये सोचा है कि जब बड़ा डिस्टलर बना रहा है तो हेरिटेज के रूप में अगर एक निश्चित उसकी कोई क्वालिटी की बनाता है तो उसको पुलिस क्यों पकड़े? उसको भी बेचने का अधिकार होना चाहिए। और इसलिए वैधानिक अधिकार देने के लिए आबकारी नीति में परिवर्तन हम करेंगे। अब इससे भी शोषण रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा। हाँ, हम सब मिलकर तय करेंगे कि नशा मुक्त हो समाज, उसके लिए कोशिश करेंगे, और वो दिन बहुत सौभाग्यशाली होगा जब इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे, उसमें भी मैं लगा रहूंगा। लेकिन ये शोषण का तरीका है, ठेकेदारी। मुझे जो बताया, मैं उस दर्द में से कह रहा हूं। बड़ा ठेकेदार है, ट्राइबल पे आपने केस बनवा दिए बहुत से। अब ये शोषण नहीं होने देंगे। और इसलिए एक नहीं, ऐसी कई चीजें जो सामने आई, बात करके कह रहा हूं मैं, ये हवा में नहीं कह रहा, चर्चा में से निकली कि ठीक है अभियान भी चले, लेकिन जब तक चल रही है तब तक केवल बड़ा डिस्टिलर और बड़े ठेकेदार का है, कोई इस गरीब को भी अधिकार मिले। तो इस तरह की कई चीज करने के विचार भाव, जिसका हमने रोड मैप बनाया है। और इसके साथ साथ, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, जेई मेंस, नीट से लेके पीएससी, यूपीएससी, उसमें और मजबूती से और ताकत के साथ ट्रेनिंग देना, ताकि कोचिंग देना, ताकि बच्चे हमारे और ज्यादा सिलेक्ट हो। पुलिस और फौज की भर्ती में भी हमारे बच्चे आए, इसलिए उनको भी अब हमने तय किया है कि ट्रेनिंग हम देने का काम करेंगे, कोचिंग, उसमें दौड़ भाग और बाकी सब चीजें, क्योंकि थोड़ी तैयारी करेंगे तो ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। इससे भी आर्थिक सशक्तिकरण होगा। और इसलिए कई चीजें, पेशा एक्ट की बात आई, मैं बाकी समाज से भी कहता हूं पेशा एक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ग्राम सभाओं को अधिकार देना, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, कहां विकास का काम कैसे होगा उनको तय करने दो। उनके यहां जो वनोपज या बाकी दूसरी चीजें होती है जिसका उत्खनन किया जा सकता है उनको अधिकार दो ना भाई। अब ये अधिकार देने में दिक्कत क्या है? सब कुछ भोपाल क्यों आना चाहिए? अगर तेंदुपत्ता हमारे यहां हो रहा है तो तेंदुपत्ता बेचती है वनोपज संघ। वनोपज संघ काय को बेचे? वन समिति को बेचने दो और जो मुनाफा आए वो बंटने दो, लोगों की जेब में जाने दो, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा केंद्रीकरण कर रखा कि जो कुछ वो भोपाल ले आओ सब। क्यों भोपाल लाओ साहब? इसलिए जो वनोपज है उसका अधिकार भी, मैं एक साल में नहीं कह रहा, इसको एक्सपीरियंस, इसको प्रयोग करेंगे, कहीं से हम शुरू करेंगे और फिर ये परफेक्ट अगर निकलता है तो तेंदुपत्ता आप बेचो, अचार बेचो, महुआ का फूल बेचो, अलग अलग तरह की जो लाख है, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, कितनी वनोपज। हमने एक फैसला किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे, और नहीं तो शोषण होता था। अब मुझे बताया अचार से जो चिरौंजी निकलती है, अचार लेके जाते थे बाजार में, ऐसे ऐसे करके देखा और 4 प्याज दे दिया, अचार ले लिया। तो हमने तय किया कि इसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे। हमने 100 रुपया किलो खरीदना शुरू किया तो वो 105 110 रुपया किलो बिकना शुरू हो गई। महुआ का जो फूल है 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया किलो बिकता था, हमने तय किया 35 रुपया किलो खरीदेंगे तो वो 40 रुपया किलो बिकना शुरू हो गया। तो सरकार को नहीं खरीदना पड़ा, हमने एक व्यवस्था बना दी, उसी में से रेट मिल गए तो वनोपज के ज्यादा दाम मिले, ताकि ज्यादा पैसा हमारे भाई और बहनों की जेब में जाए। इसी से तो आर्थिक सशक्तिकरण होगा। और इसीलिए चरणबद्ध तरीके से पेसा एक्ट हम लागू करेंगे। मैं बाकी समाज के मित्रों को भी, क्योंकि लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करें, आश्वस्त करता हूं किसी का कोई नुकसान नहीं है। अध्यक्ष अगर ग्राम सभा का ट्राइबल होगा तो जो नॉन ट्राइबल रहते वो भी सदस्य हो सकेंगे उसमें, और मिलकर विचार करेंगे, लेकिन अधिकार देने पड़ेंगे और इसी से कल्याण होगा। और इसलिए आज संगोष्ठी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, संपूर्ण विकास, अधोसंरचना का विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास, ताकि बरसों से पिछड़ा ये समाज भी आगे बढ़े। और एक बात मैं साफ कहता हूं कि इनके आगे बढ़े बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब सशक्तिकरण होगा और सब बढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। और यही संकल्प हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है। और मुझे कहते हुए खुशी है, 15 नवंबर को बिरसा भगवान के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भोपाल में भी कार्यक्रम होगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है पधारने का, और उसमें जनजाति संस्कृति की अद्भुत छटा बिखरे और सजग और सचेत होके हम आगे बढ़ें, बिना किसी संघर्ष के, समरसता के साथ हमारा समाज आगे बढ़े। और उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मतलब आपके सेवक के नाते मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। तो 15 तारीख के लिए भी आप सब आमंत्रित है। कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, भोपाल में तो होगी, लेकिन जगह जगह गांव गांव में होगा। हम आगे बढ़ें, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं, अपने प्रदेश और अपने देश को आगे बढ़ाएं। इसी आह्वान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जनजाति गौरव संवाद के अवसर पर मुख्यमंत्री ने जो सौगातें आप सबको सौंपी हैं, निश्चित रूप से हम सब इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। संस्कृति की तन्मयतान, विरासत का विजयगान और उत्कर्ष का नया आसमान, यही है हमारे मध्य प्रदेश की पहचान। हम चाहेंगे कि आज के इस समारोह में औपचारिक आभार के लिए श्री नरोत्तम बरकड़े जी, जो कि सहायक आयुक्त जनजाति कार्य हैं, वे आएँ, औपचारिक आभार प्रकट करें। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है। मुख्यमंत्री जी के इस समारोह स्थल से प्रस्थान करने के बाद आप सब स्वल्पाहार के लिए प्रथम तल पर आमंत्रित हैं। आप सब स्वल्पाहार ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। आमंत्रित हैं आदरणीय श्री नरोत्तम बरकड़े जी। जनजाति गौरव संवाद के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय डॉक्टर रूपनारायण मांडवी जी, सदस्य आदिवासी मंत्रणा परिषद, माननीय श्री कालू सिंह जी मुजालदा जी, सदस्य आदिवासी मंत्रणा परिषद, माननीय श्री डॉक्टर महेंद्र चौहान जी, समाज सेवी जो जिला बैतूल से आए हैं, माननीय श्री डॉक्टर दीपमाला रावत जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खंडवा जिले से आई हैं, माननीय सुश्री रोशनी व्यायाम जी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, मंच पर आसीन माननीय श्री अशोक सरन जी, इस कार्यक्रम में मीडिया से जुड़े मेरे सहयोगी साथीगण, उपस्थित प्रबुद्धजन, जनजाति गौरव संवाद के माध्यम से आदिवासी विभूतियों को सम्मानित करने पर आदिवासी समुदाय एवं जनजाति कार्य विभाग आप सबका कृतज्ञ है तथा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा समाज जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर हमारा मार्गदर्शन किया है, उसके लिए मैं आप सबका जनजाति कार्य विभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।